नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप कृषि से रिलेटेड जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अधिकतर क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो आपके हैं 11th एनसीईआरटी हॉर्टिकल्चर से लिए गए हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और करीबन करीबन 6 चैप्टर आपके 11th एनसीईआरटी के अंदर एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के थे। उनके क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 11th एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक ले लो या कोई खाली पेज ले लो, उसमें आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे और साइड में आप उसका आंसर लिखे। जो आपको जस्ट मेरे पहले उसका आंसर देना है, उसके बाद में राइट आंसर आपको नोट कर लेना है। फिर एंड में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं और इतने हमारे गलत निकले हैं। भाई आप लोगों ने तैयारी की होगी बहुत अच्छे तरीके से, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। अधिकतर स्टूडेंट एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, और कई बार आप पिछले एग्जाम उठा के देख लो, डायरेक्ट जो एनसीईआरटी है उसके पीछे जो अबसद वाले क्वेश्चन दिए होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के हैं और 11th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, और हाँ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप इनका आंसर सही दे सकते हो और आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बट ऑप्शन अलग था, कृषि पर्यवेक्षक में भी आया है, जेट आईसीआर में भी आया है। क्वेश्चन है, किस फल में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। क्या पूछा जा रहा है, किस फल में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन है आम, नींबू, आंवला या बेल। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो आंवला है, आंवला, इसके अंदर सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना पाया जाता है समझना। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, बारबेडोस, बारबेडोस चेरी के अंदर। इसमें करीबन करीबन पाया जाता है 2000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। कितना जो विटामिन सी पाया जाता है बारबेडोस चेरी के अंदर, वो कितना पाया जाता है, 2000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर पाया जाता है। और कृषि पर्यवेक्षक के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था और अधिकतर बच्चे वहां पर आंवला लगा के आए थे, जिसकी वजह से आंसर गलत हो गया। क्या आंवला आंसर गलत है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। अगर इसमें ऑप्शन बारबेडोस चेरी होता तो राइट आंसर आपका बारबेडोस चेरी होता, बट इसमें आंवला ही है। अब बात करते हैं कि आंवला में कितना पाया जाता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं आंवला की, तो आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितना, 600 मिलीग्राम, जबकि बारबेडोस चेरी में कितना है, 2000 मिलीग्राम है। तो याद रखना, सर्वाधिक तो बारबेडोस चेरी हो जाएगा और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा जा रहा है। बेरी, रिकेट्स, एनीमिया या रतौंधी, क्या होता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बेरी। विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है बेरी होता है। इसके अलावा मैं बात करूं रिकेट्स, तो रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से, इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। एनीमिया खून की कमी होता है। और रतौंधी की बात करें तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। जो कैल्शियम है इसका उपयोग हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास है, दांतों व हड्डियों के विकास के लिए, क्या कैल्शियम हमारे शरीर में दांतों का और हड्डियों का विकास करता है। सेकंड है भोजन पचाने के लिए। थर्ड है प्रोटीन निर्माण के लिए, और फोर्थ है रक्त निर्माण के लिए।
चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके होगा, तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था, दांतों व हड्डियों का विकास करता है कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए अग्रिम कलिका पर किसका मतलब कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, उसका राइट आंसर भी क्या था, कैल्शियम था। आज के इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा और उसका आंसर आपको मुझे देना है। अच्छा, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, जो एक क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ध्यान से समझना। आपने आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कर ली होगी, ठीक है, नो डाउट, बट ये एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो 11th 12th से आपके उठाए गए हैं। अब इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर ही सही से नहीं दे पा रहे, तो समझ लेना कि आपको और तैयारी की जरूरत है अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड में कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से फल वाली सब्जी है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से फल वाली सब्जी कौन सी है। ऑप्शन है आलू, प्याज, भिंडी और फूलगोभी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो ओकरा होगा। ओकरा बोले तो लेडी फिंगर भिंडी, जो भिंडी का जो पोड है उसको हम फल बोलते हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, बैंगन भी क्या है, फल वाली सब्जी है। तो आप याद रखोगे ओकरा, आपको याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस, याद रखना है। इसके अलावा आलू का क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। इसके अलावा एलियम सेपा हो गया, ब्रेसिका ब्रोट्राइटिस हो गया। अच्छा, फूल गोभी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या आते हैं यहां से तो समझना, कि दो फसलें आती है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। जो फूल गोभी का फल होता है उसे क्या कहा जाता है। अब ऑप्शन में आपको मिलता है, एक तो कर्ड मिलता है और एक आपको हेड मिलता है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, बट अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान से देखना। जो फूल गोभी का फल है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ऊपर से, और इसका कलर कैसा होता है, तो व्हाइट होता है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दही जैसा, है ना। तो याद रखोगे, दही को इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं, तो याद रखोगे जो फूल गोभी का फल होता है उसको कर्ड कहा जाता है। और एक आपके पास आता है हेड, जो हेड होता है ये पत्ता गोभी का फल होता है। किसका, पत्ता गोभी का। हेड मानी सिर होता है, बिल्कुल हमारे सिर के जैसा आकार किसका होता है, तो पत्ता गोभी के फल का होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन भी आपसे पहले एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करना। अगर आपको कोई सा भी कृषि का एग्जाम फाइट करना है, इसका मतलब ये है कि आपको 11th 12th एनसीईआरटी जो है इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसकी एक एक लाइन को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का कुल क्या है। देखो अभी हमने फूल गोभी के फल की बात की थी, अब हम बात करें कॉलीफ्लावर का जो कुल है, फैमिली है, फैमिली ऑफ कॉलीफ्लावर। ऑप्शन है लीलियेसी आपको दे रखा है, ब्रेसिकेसी आपको दे रखा है, कुकुरबिटेसी आपको दे रखा है, और मालवेसी आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, लिखिए अपने नोटबुक में। इसका राइट आंसर होगा ब्रेसिकेसी। हम बात करें यहाँ पर जैसे कि मालवेसी किसका होता है, तो ये कुल भी पहले आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जो भिंडी का कुल है, किसका, भिंडी का कुल क्या है, मालवेसी है। इसके अलावा जो कपास है, कपास का कुल भी क्या है, मालवेसी है। इसके अलावा बात करें कुकुरबिटेसी, तो कुकुरबिटेसी जो कुष्मांड कुल की जो फसलें हैं जैसे कि कद्दू, करेला, लौकी, टिंडे, है ना, खीरे, इन सब का जो कुल है, तरबूज, खरबूज, इनका क्या है, कुकुरबिटेसी है। लीलियेसी की बात करें तो जैसे कि सतावर आदि का जो कुल है वो आपके क्या है, लीलियेसी है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट गार्डनिंग के फार्म की बाजार से अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आपने गार्डनिंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मार्केट गार्डनिंग के फार्म की बाजार से अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर तक, या 50 से 70 किलोमीटर होनी चाहिए, या 100 से 150 किलोमीटर होनी चाहिए, या 20 से 25 किलोमीटर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 20 से 25 किलोमीटर।
भाई देखो, जो मार्केट गार्डनिंग है इसमें क्या करते हैं, सब्जियों को जल्दी सुबह सुबह तोड़ लिया जाता है और जल्दी से जल्दी मार्केट में या मंडियों में पहुंचाना होता है। तो इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि जल्दी से हम उसको कहां पहुंचा सके, मार्केट में पहुंचा सके। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 से 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रह वाटिका का उद्देश्य क्या है? जो ग्रह वाटिका हम बनाते हैं, कहने का मतलब है जो घर पर जो गार्डन हम बनाते हैं, जो किचन गार्डन हम बनाते हैं, उसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। परिवार के सदस्यों को निरंतर ताजा सब्जियां उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है अधिक धन कमाना। ऑप्शन नंबर सी परिवार के सदस्यों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर डी सब्जी उत्पादन को प्रतियोगिता करना। सब्जी उत्पादकों से प्रतियोगिता करना। अब देखो, सारे के सारे ऑप्शन थोड़े डाउट वाले हमें लग रहे हैं कि जो किचन गार्डन होता है उसके अंदर परिवार के सदस्य भी व्यस्त होते हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि दिन भर ही व्यस्त रहते हैं। या हम सब्जी उत्पादकों से प्रतियोगिता करेंगे कि नहीं, हम ज्यादा अच्छी सब्जी देंगे या ज्यादा पैसा हम कमाएंगे, जैसे कि अधिक धन कमाना, तो ये भी उद्देश्य नहीं है। जो किचन गार्डन होता है, जो गृह वाटिका है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि परिवार के सदस्यों को निरंतर ताजा सब्जियां मिलती रहे। आपने देखा होगा गांव में जो घर वगैरह बने होते हैं, बड़े होते हैं, जगह ज्यादा होती है, उनके पास में ही लोग क्या करते हैं, क्यारियों में सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं। जैसे कि बैंगन उगा लिया है, भिंडी, मिर्च, टमाटर, ऐसी सब्जियां उगा लेते हैं और उनको तोड़कर ताजा ताजा सब्जी बना लेते हैं। वो होता है किचन गार्डन या गृह वाटिका। तो उसका उद्देश्य ये तो है ही नहीं कि हम मार्केट में इन सब्जियों को बेचकर पैसा कमाएंगे। अगर हमें ऐसा करना है तो व्यावसायिक रूप से हमें खेती करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, परिवार के सदस्यों को निरंतर ताजा सब्जियां उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, पौधशाला में नवांकुर पौधे, जो बिल्कुल नए पौधे हैं, को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली व्याधि कौन सी है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन है आर्द्र गलन, इसके अलावा ऑप्शन बी छाछिया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, पर्णकुंचन, लीफ कर्ल और विषाणु या वायरस। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा आर्द्र गलन, डंपिंग ऑफ। इसमें क्या होते हैं, जो पौधे हैं नए नए बिल्कुल कोमल होते हैं, उनकी जड़ें भी बिल्कुल कोमल होती है, तो गल जाते हैं। इसी को कहा जाता है आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ, और ये नर्सरी का सबसे खतरनाक रोग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्सरी की मृदा में अगर दीमक लग जाए या कोई भूमिगत कीट लग जाते हैं तो उनके बचाव के लिए हमें मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। क्या 2,4-डीएम मिलाएंगे, या फिर क्लोरीफाइरिफॉस मिलाएंगे, या फिर मेलाथियान, या फिर गंधक का चूर्ण? आंसर होगा इसका क्लोरीफाइरिफॉस। इससे क्या होगा, जो दीमक हैं या जो भूमिगत के अंदर या भूमि के अंदर जो कीट हैं, उनसे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीफाइरिफॉस का करते हैं। 2,4-डी को हम एक हार्मोन के रूप में भी काम लेते हैं और एक खरपतवार नाशी के रूप में भी काम में लेते हैं। जो गेहूं की फसल है उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-डी को काम में लिया जाता है। तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा मेलाथियान कीटों के लिए काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पौध क्यारियों में सामान्यतः चौड़ाई रखनी चाहिए। जो क्यारियां हम बनाते हैं, सपोज करो हमें कोई नर्सरी बनानी है टमाटर की या बैंगन की या धान की, तो हम क्यारियों की जो चौड़ाई रखेंगे वो कितनी हम रखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1 मीटर से कम रखनी चाहिए, या 1 से 1.5 मीटर रखना चाहिए, या 1.5 मीटर से अधिक रखेंगे, या 2 से 2.5 मीटर अधिक रखेंगे। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए या फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जो क्यारियां होती है इनकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1 से 1.5 मीटर। कितनी रखेंगे? 1 से 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी रसायनों की कितनी मात्रा से उपचारित करते हैं? जो फंगीसाइड होते हैं, भाई किसान को जितनी भी फसलें हैं वो सीड ट्रीटमेंट करके या बीजों उपचार करके ही बोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कई सारे फायदे होते हैं। जैसे मान लो आपने बीज उपचार किया तो एक तो कवक जनित रोग आपके नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे कि मान लो सोयाबीन की बुआई की हमने, सोयाबीन की फसल हम लगा रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है,
अगर मान लो कई दिनों तक बारिश नहीं आई तो इसको क्या करेंगे, जो भूमिगत कीट है वो खा जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से उपचारित किया हुआ है तो इसको कीट नहीं खा पाते हैं, जो भूमिगत कीड़े हैं वो नहीं खा पाते हैं। इसके अलावा अचानक से जब बारिश आ जाती है तो सोयाबीन के ऊपर एक मोटी परत जमा हो जाती है, तब भी सोयाबीन नहीं निकल पाता, तो उसमें भी ये फायदा करता है। इसके अलावा कवक जनित रोग नहीं लगते हैं। तो इसकी कितनी मात्रा हम लेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। 5 ग्राम केजी पर सीड, 1 ग्राम 1 किलो बीजों के लिए, या 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीजों के लिए, या 10 ग्राम 1 किलो बीजों के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड हमें उपचारित करना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस आयु में वार्षिक पौधों की पौध रोपाई करनी चाहिए। जो नर्सरी हम लगा रहे हैं तो नर्सरी में जो पौधे हमारे हैं छोटे छोटे, उनको कितने दिनों के बाद हमें खेत में लगाना चाहिए, कितने दिनों बाद उनको खेत में रोपित करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, 1 सप्ताह में, या 8 से 10 सप्ताह में, या फिर 2 सप्ताह में, या 4 से 6 सप्ताह में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 से 6 सप्ताह में। अधिकतर जो है 4 सप्ताह के अंदर अंदर हम क्या कर देते हैं, पौध रोपण कर देते हैं 25 से 30 दिनों के बाद। या इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, 4 से 6 सप्ताह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर की बीज दर कितनी लेनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल टमाटर के भाव आसमान को छू रहे हैं। इसको गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है। लाइकोपिन एस्कुलेंटम इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इसकी सीड रेट आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे, या 800 से 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे, या 1.5 से 2 किलोग्राम, या फिर 5 किलोग्राम। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा कि टमाटर की जो बीज दर है ये हमें लेनी चाहिए कितनी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए जो नर्सरी हम लगाएंगे उसमें हमें 400 से 500 ग्राम बीज काफी होते हैं। अगर मैं संकर की बात करूं तो संकर तो इससे और कम होते हैं, 150 से 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुलनॉज किसकी किस्म है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बुलनॉज इज अ वेराइटी ऑफ लौकी की, शिमला मिर्च की, गाजर की, या पत्ता गोभी। क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिमला मिर्च होगा। शिमला मिर्च आपने खाई होगी, इस तरीके की होती है, ठीक है, ये होती है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च जो है, शिमला मिर्च की किस्म जो है वो कौन सी है, बुलनॉज है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, करेला की मुख्य फसल कब लगाई जाती है। जो करेला है, करेले की हम बात कर रहे हैं, इसकी मुख्य फसल को कब लगाते हैं। ऑप्शन है जनवरी में, या फरवरी मार्च में, या जून जुलाई में, या सितंबर अक्टूबर में। तो कब लगाते हैं, जो मुख्य फसल है करेले की इसको लगाते हैं फरवरी मार्च में। कब लगाते हैं, फरवरी मार्च में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मटर की अगेती किस्म कौन सी है। अर्ली वेराइटी आपसे पूछी जा रही है किसकी, मटर की। मटर पाइसम सेटाइवम की दलहनी जो फसल है इसकी अगेती किस्म कौन सी है। अर्किल है, या पूसा ज्योति है, या जवाहर मटर है, या सिलेक्शन 17 है। अगेती बुआई के लिए जो हम काम में लेते हैं वेराइटी वो है अर्किल। कौन सी है, अर्किल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हरभजन किस सब्जी की किस्म है। एक क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, हरभजन किस सब्जी की किस्म है। ऑप्शन है भिंडी, फूल गोभी, मूली, या बैंगन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भिंडी। जो लेडी फिंगर है, जो ओकरा है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस, और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर भी इसके होते हैं। कुल इसका पूछा गया है तो मालवेसी होता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हरभजन किसकी किस्म है, तो भिंडी की किस्म है। अगला क्वेश्चन, बैंगन की 1 हेक्टेयर से उपज मिलती है। 1 हेक्टेयर से कितनी उपज हमें प्राप्त होती है बैंगन से। बैंगन बोले तो सोलेनम मेलियोंजेना, याद होगा आप सभी लोगों को, सेलोनेसी कुल से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज हमें प्राप्त होती है। बात करें संकर की तो संकर की ज्यादा होती है, करीबन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी शाक राजस्थान में वर्ष भर उगाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में देना है। भाई कमेंट जरूर करें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन है मूली, फूल गोभी, लहसुन या करेला। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर कितनी लेते हैं? वापस भिंडी से क्वेश्चन है। देखो भिंडी से कई एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेना। 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर लेंगे, या 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर लेंगे, या 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर लेंगे, या 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर लेंगे? बताइए कितनी लेंगे इसकी बीज दर भिंडी की? एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस की बात कर रहा हूं। भिंडी की जो बीज दर हम लेते हैं किसके लिए? वर्षाकालीन भिंडी के लिए ये लेते हैं 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर ग्रीष्मकालीन की, समर या विंटर सीजन के लिए, तो ये लेते हैं कितनी? 15 से 20, या फिर कहीं पर ये ऑप्शन आपको 12 से 15 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। हम वर्षाकालीन कम लेते हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन और विंटर में बीज दर ज्यादा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रूट फ्लाई का नियंत्रण किया जाता है। फ्रूट फ्लाई का नियंत्रण किससे करते हैं? ये जो कीट है या जो मक्खी है, ये कई फसलों में लगती है, जैसे कि बैंगन में, भिंडी में, तो इसका कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? मेलाथियान, या रोगर, या फिर बोर्डो मिश्रण, या मैनकोजेब? क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका? मेलाथियान। मेलाथियान के द्वारा हम क्या करते हैं? इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल करते हैं। आई होप अब तक आपके पूरे 21 के 21 क्वेश्चन के आंसर सही निकले होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदर पुष्प वाली लता कौन सी है? अब इस क्वेश्चन में पक्का आप कंफ्यूज होगे। क्या पूछा जा रहा है? सुंदर पुष्प वाली लता कौन सी है? ऑप्शन है सतावत, मनी प्लांट, रंगून लता, या बोगनविलिया। सोचिए अपने मन में और आंसर दीजिए, या अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही था या गलत था। ऐसे वीडियोस कंटिन्यू कैप्टन एग्रो पर आते रहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 11th एनसीईआरटी की। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक और पार्ट हमारे पास बचा है, पशुपालन विज्ञान वाला। उसके बाद हम बात करेंगे 12th एनसीईआरटी। उसके बाद में आपके लिए पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बने हैं अब तक, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे वो कोई सी भी क्रॉप हो, चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्टन एग्रो के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप लोगों को वाकई में सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चले और शेयर करते हुए चले, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा इनकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है कैप्टन एग्रो डिस्कशन ग्रुप के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। या किसी को अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो ओनली व्हाट्सएप आपको करना है 7665686175 पर। इस पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भर दे, क्योंकि लास्ट डेट नजदीक है। 13 अगस्त लास्ट डेट है और आज है 10 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? होगा रंगून लता। अब एक और डाउट आपके मन में आया होगा कि सर बोगनविलिया भी तो सुंदर पुष्प वाली लता है। बिल्कुल है, लेकिन रंगून लता के इससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। तो आप याद रखोगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रंगून लता होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, इस केस में आप क्या लगाते हैं? बोगनविलिया राइट आंसर लगाते। अगला क्वेश्चन है शरदकालीन एक वर्षीय फूल वाले पौधों के बीजों की बुआई का उचित समय कौन सा है? जो एक वर्षीय फूल वाले जो पौधे हैं, इनकी बीजों की बुआई कब करनी चाहिए? उपयुक्त समय शरदकालीन, इस पे अंडरलाइन करना। अगस्त से सितंबर, या जनवरी से फरवरी में, या अप्रैल से मई, या दिसंबर से जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अगस्त से सितंबर के अंदर हमें क्या कर देना चाहिए? जो शरदकालीन एक वर्ष वाले जो फूल हैं, इनके बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शैली उद्यानों में रास्ते बनाए जाते हैं। अब आपने शैलियां पढ़ी होगी, एक तो औपचारिक पढ़ी होगी और एक अनौपचारिक पढ़ी होगी। तो अनौपचारिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें जो रास्ते बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं? समतल होते हैं,
सीधे होते हैं, चौड़े एवं सुव्यवस्थित होते हैं, या टेढ़े मेढ़े एवं ऊंचे नीचे होते हैं। तो अनौपचारिक जो शैली होती है इसमें जो रास्ते होते हैं वो टेढ़े मेढ़े और ऊंचे नीचे होते हैं, जबकि जो औपचारिक शैली होती है उसमें बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं और दोनों तरफ क्या होता है, बराबर तरीके से सुव्यवस्थित क्या होता है, गार्डन होता है। जबकि अनौपचारिक में रास्ते कुछ इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होते हैं, फिक्स नहीं होता है, किधर कोई सा भी प्लांट लगा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सुंदर पत्तियों वाली झाड़ी है। क्या पूछा जा रहा है, सुंदर पत्तियों वाली झाड़ी कौन सी है? क्रोटोन स्पीसीज है, या टिकोमा स्टेंस है, या फिर जेसमिनम सेमवेक है, या डुरेंटा प्लूमेराई है। इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्रोटोन स्पीसीज जो है सुंदर फूलों वाली क्या है, एक झाड़ी है। ये भी आपके 11th एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर सीधी पंक्ति में लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि सुंदर सुंदर सी सड़कें आपने देखी होगी, रास्तों के दोनों तरफ एक जैसे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बिल्कुल रोड पे छाया होती है अच्छे तरीके से, आपने देखा होगा। अधिकतर सफेदे वगैरह लगा देते हैं, तो उसको कहा क्या जाता है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन है, क्या उसको जुरमुट कहा जाता है, या फिर उसको पुष्पीय परिबंध बोलते हैं, या उसको लॉन बोलते हैं, या उसको एवेन्यू बोला जाता है? उसका भी राइट आंसर क्या है हमारे पास, एवेन्यू बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एवेन्यू। इसके अलावा लॉन आपने देखा होगा, जो नीचे घास लगाते हैं वो लॉन होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है, पुष्पराज की उपाधि निम्न में से किस पुष्प को दी गई है? इसका आंसर अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था। कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज ऐसे रहते हैं कि सर हमने कई किताबों में पढ़ा है कि जो गुलाब है वही तो फूलों का राजा है और वही फूलों की रानी है, या हमने राजा कहीं किताबों में डहेलिया पढ़ा है। बट मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, गुलाब होता है। और 11th एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, जो गुलाब पहला फ्लावर आपको दे रखा है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इसको पुष्पराज की संज्ञा दी गई है। पुष्पराज बोले तो पुष्पों में राजा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजा इंडिका हो जाएगा। गुलाब हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चैती व देसी गुलाब का प्रवर्धन मुख्यतः किस विधि से किया जाता है? हम प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, किसमें, देसी गुलाब में या चैती गुलाब में? एक एक बच्चों को इसका आंसर याद होगा। ऑप्शन है कलम, कलिका एंड गुट्टी या बीज द्वारा। तो इसका आंसर है कलम द्वारा। आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, गुलाब की हम क्या कर लेते हैं, एक इस तरीके से कलम ले लेते हैं तिरछा, उसको काट के और लगा देते हैं, उसी से नया गुलाब क्या बन जाता है, उग जाता है, नया पौधा उग जाता है। तो प्रवर्धन के लिए देसी गुलाब और चैती गुलाब में जो विधि हम अपनाते हैं वो कलम विधि हम अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गेंदा का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गेंदा, ठीक है, गेंदा का जो फ्लावर होता है इसमें प्रोपोगेशन मेथड हम कौन सा अपनाते हैं? क्या कलम के द्वारा हम लगाते हैं, क्या कलिकायन के द्वारा लगाते हैं, या गुटी विधि के द्वारा लगाते हैं, या बीज के द्वारा लगाते हैं? तो देखो, गेंदे को बीज के द्वारा लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूत्रकृमि प्रभावित मृदा में किस फसल की खेती की सिफारिश की जाती है जहां पर नेमेटोड्स होते हैं? सूत्रकृमि आपने देखे होंगे, दागेनुमा संरचना होती है जो जमीन में पाए जाते हैं। तो जहां पर ये ज्यादा है वहां पर हमें कौन सी फसल की सिफारिश दी जाती है? ऑप्शन है ग्लेडियोलस, गुलदाउदी, गुलाब या गेंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, गेंदा हो जाएगा। और गेंदा का प्रवर्धन हम किसके द्वारा करते हैं, तो बीज के द्वारा करते हैं। अब तक हमने 29 क्वेश्चन सोल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुलदाउदी की उत्पत्ति किस देश से मानी गई है या किस देश से हुई है? ऑप्शन है जापान, चीन, अफ्रीका या भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन किसका, गुलदाउदी का। और गुलदाउदी को क्या कहा जाता है, इसको फूलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों की रानी। और राजा के कौन हो गया, तो गुलाब हो गया है, रोज हो गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? और एक क्वेश्चन पहले आपसे एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा लेना, बीज द्वारा, कंद द्वारा, घन कंद द्वारा या कलम द्वारा। तो उसका जो प्रवर्धन किया जाता है
वो घन कंद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? घन कंद अंदर जमीन में बनता है, गोल इस तरीके से संरचना होती है। जब ये पढ़ाऊंगा मैं आपको फूल वाले पादप, मतलब जितने भी फूल हैं आपके, 4 फूल आपके सिलेबस में है, सब डिटेल से हम इनको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के हैं। एक बार जब आप हॉर्टिकल्चर पढ़ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आकर्षक पुष्प प्राप्त करने के लिए निष्कलिकायन या चुटाई की क्रिया किस पुष्प या फसल में की जाती है? ऑप्शन है ग्लेडियोलस, गुलदाउदी, गुलाब या गेंदा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निष्कलिकायन या चुटाई क्या होता है। तो देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसबडिंग। इसमें क्या करते हैं, जो पौधा होता है इस तरीके से उसकी चुटाई कर ली जाती है, जो शाखाएं बढ़ती है उनको इस तरीके से हाथ से तोड़ लिया जाता है। इससे होता क्या है कि एक अच्छी झाड़ी का निर्माण हो पाता है, एक अच्छी झाड़ी बन पाती है। तो किसमें अपनाते हैं? ये गुलदाउदी के अंदर करते हैं। किसके अंदर? गुलदाउदी। याद रखोगे, फूलों की रानी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? तुलसी, ऑप्शन है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया, ऑसिमम प्रजाति या जेट्रोफा कर्कस। यहां पर एक का आंसर आपको बताना है, बाकी 3 का मैं बताऊंगा। देखो, अगर हम बात करें तुलसी, तो तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ऑसिमम स्पीसीज, ऑसिमम प्रजाति। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम होता है सफेद मूसली का। किसका? सफेद मूसली का। और इसके अलावा आपको बताना है टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया किसका है? ऑप्शन है गिलोय, सनाय, या इसके अलावा आपको दे रहा हूं मैं रतनजोत, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बात करें जेट्रोफा कर्कस, तो ये होता है किसका? रतन जोत का होता है, जिसे बायोडीजल प्लांट भी कहा जाता है। जैव ईंधन के रूप में इसको काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में किस पौधे की पूजा कर जल अर्पित किया जाता है? हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा पादप है जिसमें जल चढ़ाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन है सोनामुखी, ठीक है, या फिर गिलोय है, या इसबगोल, या तुलसी। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए। हिंदू धर्म में किस पौधे की पूजा कर जल अर्पित करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? तुलसी हो जाएगा। तुलसी में क्या करते हैं? जल अर्पित करते हैं और इसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है? अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेचक पदार्थ क्या होते हैं। तो रेचक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दस्त लाने में सहायता करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेचक या विरेचक औषधियां कहा जाता है। तो रेचक और विरेचक के रूप में किसको काम में लेते हैं? सनाई को, तुलसी को, सफेद मूसली को, या गिलोय को? इसका आंसर क्या होगा? जो सनाए हैं या जो सोनामुखी है, इसको काम में लिया जाता है किसके रूप में? रेचक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के बीजों का तेल जैविक ईंधन के रूप में उपयोगी है? अभी जस्ट हमने बात की थी। आंसर क्या हो जाएगा? रतनजोत हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको जेट्रोफा कहा जाता है। और साइंटिफिक नेम क्या है? तो जेट्रोफा कर्कस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम। अगला क्वेश्चन है, सफेद मूसली का भारतीय बाजार में औसतन मूल्य कितना है? 1800 से 2000 रुपए किलो, या 500 रुपए किलो, या 4000 रुपए किलो, या 200 रुपए किलो? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1800 से 2000 रुपए किलो क्या है इसका बाजार में मूल्य है। किसका? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, सफेद मूसली। अगला क्वेश्चन है लास्ट, भारत में सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाली औषधीय फसल है? तुलसी है, गिलोय है, सफेद मूसली, या इसबगोल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसबगोल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपको आंसर दिया जाए। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।